फर्स्ट पेज पर मेरे पास आ रहे हैं 5 पॉइंट्स, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 1, incurred revenue and capital expenditure during the year or increase in capital expenditure during the year or increase in subsequent expenditure during the year। सवाल में इस किस्म का कोई जुमला लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल सवाल में लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर कंपनी के सीएफओ ने $20 मिलियन का खर्चा किया और उसको आपने कैपिटलाइज कर दिया, बैलेंस शीट में आपने कैपिटलाइज कर दिया। यह सवाल में लिखा हुआ है द कंपनी इनकर्ड $15 मिलियन ऑफ बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखें डिपेंड करता सवाल में लिखा गया है। इससे पहले कि मैं समझाऊं, आए इसका जरा पहले रिस्क पढ़ते हैं हम। रिस्क, देयर इज अ रिस्क ऑफ इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जी हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को चार्ज ऑफ करते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज करते हैं और सब्सिक्वेंटली फिर डेप्रिशिएट करते हैं। दोबारा पढ़ देता हूं। देयर इज अ रिस्क ऑफ इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एज पर आईएएस 16 रिजल्टिंग इन बोथ पीपीई एंड प्रॉफिट बीइंग ओवरस्टेटेड और अंडरस्टेटेड। लेकिन अगर सवाल में लिखा हुआ है कि द कंपनी सीएफओ हैज स्पेंड $20 मिलियन ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो फिर बात ये वाली आ जाएगी। लेकिन अगर सवाल में लिखा हुआ है कि जी कंपनी के सीएफओ ने सारा के सारा खर्चा ऑलरेडी कैपिटलाइज कर दिया है, रिपीट, कंपनी के सीएफओ ने $20 मिलियन का सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर किया है एंड द अमाउंट हैज बीन कैपिटलाइज्ड। अब मुझे बताएं अब क्या होगा। अगर सारा खर्चा आपने कैपिटलाइज ऑलरेडी कर दिया तो क्या रिस्क है? सोचो जरा। रिस्क यह है कि इसमें वो खर्चा भी होगा, इसमें वो नेचर ऑफ एक्सपेंस भी होगा जो आपको चार्ज ऑफ करना था। जी हां, जो किस नेचर का था? रेवेन्यू नेचर का था, उसको आपको चार्ज ऑफ करना था। अगर आपने उसको चार्ज ऑफ नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है वो एक्सपेंस में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड। एट द सेम टाइम अगर उसको चार्ज ऑफ करना था और आपने कैपिटलाइज कर दिया तो तुम्हारे एसेट भी क्या हो जाएंगे? ओवरस्टेट। अब यहां पर पीपी और प्रॉफिट दोनों पर कंबाइंड इंपैक्ट आ रहा है। किस चीज का? ओवर स्टेटमेंट का। मैंने क्या कहा था कि जब पीएनएल बैलेंस शीट दोनों का वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो आप वर्ड इस्तेमाल करेंगे ओवर स्टेटमेंट का। लेकिन अगर सवाल में लिखा हुआ है कि कंपनी ने जो है ना वो एक्सपेंस किया लेट्स से $40 मिलियन ऑन बोथ रिपेयर एंड मेंटेनेंस, उस केस में क्या होगा? उस केस में दोनों रिस्क हैं कि जिसको चार्ज ऑफ करना था उसको कैपिटलाइज कर दिया और जिसको कैपिटलाइज करना था उसको चार्ज ऑफ कर दिया। अब यहां पर जुमला आ जाएगा देयर इज अ रिस्क ऑफ इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एज पर आईएएस 16 रिजल्टिंग इन बोथ पीपीई एंड प्रॉफिट बीइंग ओवर और अंडरस्टेटेड। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए बहुत अहम बात लिखी हुई। एज पर आईएएस 16 ओनली परचेज प्राइस प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट are part of the cost of the asset. Other future costs, example servicing and maintenance costs, are amortized over the period accordingly. अगर आपने एसेट के साथ अगर आपने कोई मेंटेनेंस वगैरह परचेज कर ली 5 साल के लिए, कोई सर्विसिंग वगैरह परचेज कर ली है, तो आप उसको बैलेंस शीट का पार्ट नहीं बनाएंगे, आप उसको अपनी कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट नहीं बनाएंगे, उसको आपने पीएनएल में राउट करना है। सपोज कर 100 रुपए कॉस्ट है, 5 साल के लिए आपने लिया हुआ है, तो 100/5 हर साल 20 रुपए पीएनएल में जाएगा, ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। ठीक है, लिहाजा बेसिकली पॉइंट नंबर 1 और 2 बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत मतलब बच्चे इसमें भी भंड मारते हैं। सवाल में से सिंपल लिखा हुआ है द कंपनी इनकर्ड $40 मिलियन ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। अगर सिर्फ ये लिखा हुआ है, अब दोनों रिस्क हैं। क्या रिस्क है? बोथ पीपी एंड प्रॉफिट कुड आइदर बी ओवरस्टेटेड और अंडरस्टेटेड। लेकिन अगर लिखा हुआ है कि सारा का सारा खर्चा आपने कैपिटलाइज कर दिया है, अब क्या रिस्क है? अब ये रिस्क है कि जो आपको चार्ज ऑफ करना था आपने वो भी कैपिटलाइज कर दिया है। इसका मतलब है जो एक्सपेंस पीएनएल में जाना चाहिए था वो नहीं गया। इस केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ओवर स्टेटमेंट का रिस्क होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही? आगे चलें जी। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं जी। इंक्रीज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट आईएएस 38। याद करें, रिसर्च कॉस्ट को चार्ज ऑफ करते हैं और डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज करते हैं और सब्सिक्वेंटली एमोर्टाइज करते हैं। या सवाल में लिखा हुआ है हमने फलाना अमाउंट का खर्चा किया ऑन ब्रांड्स, द कंपनी इनकर्ड $20 मिलियन ऑन ब्रांड्स। अब जो ब्रांड का वर्ड है यहां से आपने पिक करने का, भाई आईएएस 38 की बात हो रही है। इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, एग्जांपल कॉस्ट कैपिटलाइज्ड एज डेवलपमेंट कॉस्ट। क्या रिस्क है जी? देयर इज अ रिस्क ऑफ इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन बिटवीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट एज पर आईएएस 38 रिजल्टिंग इन बोथ इंटेंजिबल एसेट एंड प्रॉफिट बीइंग ओवर और अंडरस्टेटेड। लेकिन अहम बात, इन केस क्वेश्चन ओनली मेंशंस दैट कॉस्ट हैज बीन कैपिटलाइज्ड एज डेवलपमेंट कॉस्ट। सवाल में लिखा हुआ है द कंपनी इनकर्ड एक्स अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड हैज कैटेगराइज्ड और क्लासिफाइड एज डेवलपमेंट कॉस्ट और कैपिटलाइज्ड इन बैलेंस शीट। अब क्या मसला है? देन इन दैट केस देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवरस्टेटमेंट ऑफ
इंटेंजिबल एसेट एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि तुमने डेवलपमेंट कॉस्ट में वो खर्चा भी रिकॉर्ड कर दिया है जो तुमने रिसर्च में किया था। रिसर्च का खर्चा कहां जाता है मेरे बच्चों? रिसर्च का खर्चा जाता है पीएनएल अकाउंट के अंदर। जब तक के एज पर आईएएस 38 उस एक्सपेंडिचर का वो क्राइटेरिया मीट नहीं हो जाएगा, आप उसको डेवलपमेंट कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं कर सकते। रिसर्च कॉस्ट आप पीएनएल में चार्ज ऑफ कर देते हैं, डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो इनकर करते रहेंगे जब तक एसेट मुकम्मल ना हो जाए, और जब वो मुकम्मल हो जाएगा तो सब्सिक्वेंटली आप उसको करेंगे अमोर्टाइज ओवर इट्स लाइफ। ठीक है जी, आगे चलें। पॉइंट नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरियस प्रोविजंस मेड ड्यूरिंग द ईयर, एग्जांपल प्रोविजन फॉर लॉ सूट है, वारंटी है और रिस्ट्रक्चरिंग है। याद रखें, नोट कर लें, समझ लें, जब भी प्रोविजन आएगा तो नॉर्मल केसेस के अंदर प्रोविजन के अंदर हमेशा दोनों रिस्क होंगे। क्या? रिस्क ऑफ ओवर वैल्यूएशन और रिस्क ऑफ अंडर वैल्यूएशन। क्या कहा? जब भी प्रोविजन की बात होगी मेरे बच्चों तो नॉर्मली दोनों रिस्क होंगे। क्या? रिस्क ऑफ ओवर वैल्यूएशन और रिस्क ऑफ अंडर वैल्यूएशन। क्यों? क्योंकि प्रोविजन बनता है एस्टिमेट बेस के ऊपर, प्रोविजन बनता है जजमेंट के ऊपर। जजमेंट कैन बी रॉन्ग, देयरफॉर हो सकता है कि 100 रुपए रिकॉर्ड किए जबकि रिकॉर्ड 150 करने थे, 100 रुपए रिकॉर्ड किए जबकि रिकॉर्ड करने थे 50। तो देयर इज अ रिस्क ऑफ बोथ प्रोविजन बीइंग ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। ठीक है जी, पढ़ देता हूं मैं। इसकी एक ऑल्टरनेटिव ड्राफ्टिंग में हमारे पास है। ठीक है, वेरियस प्रोविजंस मेड ड्यूरिंग द ईयर, एग्जांपल प्रोविजन फॉर लॉसूट/वारंटी और रिस्ट्रक्चरिंग। रिस्क, there is a risk that because of wrong estimates and judgments, which could be both intentional or unintentional, provision could be undervalued or overvalued in the financial statements. वो जो मैंने alternative बात की, मैं आगे करता हूं। Point number 5, there are pending cases against the company or new cases imposed during the year. कंपनी पर बहुत सारे केस चल रहे हैं। सवाल में लिखा हुआ है कंपनी का जो लॉयर है वो कई लीगल प्रोसीडिंग्स को फेस कर रहा है और कंपनी जो है उस पर बहुत सारे लोगों ने केस कर दिया है। ये कंपनी कई केस जो है कंपनी ने लोगों पर कर दिए हैं। आइदर वेज, या तो लोगों ने, किसी सप्लायर ने, कस्टमर ने कंपनी पर केस कर दिया है और हम डिफेंड कर रहे हैं, या कंपनी ने, आपके क्लाइंट ने पार्टीज के ऊपर, थर्ड पार्टीज पर केस कर दिया है। दोनों सूत्रों में क्या रिस्क है? रिस्क, देयर इज अ रिस्क ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ प्रोविजंस और इनएडिक्वेट और नो डिस्क्लोजर इन द अकाउंट एज पर आईएएस 37। जो बच्चे सब कंफ्यूज हो रहे हैं, सर ये क्या चल रहा है, मेरा बच्चा ऑडिट पढ़ रहे हो, उसका प्रैक्टिकल पार्ट मुझसे मेरे साथ कवर कर रहे हो, तुमने सवाल पढ़ा, सवाल में लिखा हुआ है कि आजकल कंपनी पर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। अब याद करें, इस पर आगे 37 वर्चुअली सर्टेन होगा तो प्रोविजन रिकॉर्ड होगा, प्रोबेबल होगा तो रिकॉर्ड होगा, और बताओ पॉसिबल होगा तो डिस्क्लोज होगा, और अगर रिमोट होगा तो कुछ भी नहीं करेंगे। ये बात तुम्हारे दिमाग में, ये लॉजिक तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। If it is probable that a company will make a payment, then a provision is required. If the payment is possible rather than probable, a contingent liability disclosure will be required. ये would be necessary. सर जरा पॉइंट नंबर 4 और 5 की ड्राफ्टिंग चेक करें। एक जगह मैंने लिखा हुआ रिस्क ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ प्रोविजन, और एक जगह मैं कह रहा हूं प्रोविजन बीइंग अंडर और ओवर वैल्यूड। नेक्स्ट पेज पे आओ, लिखा हुआ है बोथ ड्राफ्टिंग्स आर करेक्ट। जी हाँ, परेशान हो जाते हैं आप। लिखा हुआ है बोथ ड्राफ्टिंग्स आर करेक्ट। There is a risk of completeness of provision, there is a risk over the completeness of any provision or contingent liabilities, or there is a risk of provision being under overvalued and risk of inadequate or no disclosure in the account as per IAS 37। चाहे अल्फा लिखें या ब्रावो लिखें, चाहे अल्फा लिखें या ब्रावो लिखें, दोनों वर्डिंग्स ठीक हैं। सर ये वर्ड कहां से आ रहा है? अंडर, ओवर, वैल्यूड। आगे बहुत सारे जुमले आएंगे, कट ऑफ भी आएगा, एक्यूरेसी भी आएगा, कंप्लीटनेस भी आएगा। ये सारे वर्ड्स का ताल्लुक जो है एक और कॉन्सेप्ट से है, नाम है उसका जनाब फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस। हमारे ऑडिट के सिलेबस का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट और आसान एरिया है, नाम है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस। आगे जाके कवर कर लेंगे। उसमें वर्ड आएगा वैल्यूएशन, एक्यूरेसी, एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन। तो जितने वर्ड्स आज इस हैंडआउट में आएंगे, इस लेक्चर में आएंगे, आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये सारे वर्ड आगे जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस की अम्ब्रेला में हम कवर कर लेंगे। कम बैक टू द पॉइंट, अल्फा लिखें या ब्रावो लिखें, दोनों ड्राफ्टिंग एक्सेप्टेबल है। ठीक है जी, पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं जी। सवाल में लिखा हुआ है कंपनी पर कोई नया लॉ इंपोज हो गया है, कोई नया रेगुलेशन आ गया है, कोई नया कंपनी का डायरेक्टिव आ गया है, imposition of new laws and regulations on the company। क्या रिस्क है मेरे बच्चों? There is a risk of penalty not being recorded in the account resulting in profit being overstated or risk of incorrect disclosure in the account। सर यहाँ अंडर का वर्ड क्यों नहीं आ रहा? पेनल्टी लगी, तुमने लॉ को फॉलो नहीं किया, एक नया लॉ आया, तुमने उसको फॉलो नहीं किया, तुमने उसको वायलेट किया,
पेनल्टी लगी, देखिए रिस्क क्या होता है, रिस्क तो होता ही नेगेटिव है। अगर वो पेनल्टी लगी और अगर तुमने पेनल्टी अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं की तो तुम्हारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ओवरस्टेट ही होगा ना। लिहाजा याद करें क्या कहा था मैंने शुरू में, हर जगह अंडर ओवर दोनों नहीं आएंगे, ठीक है जी। रिपीट कर देता हूं, देयर इज अ रिस्क ऑफ पेनल्टी नॉट बीइंग रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स रिजल्टिंग इन प्रॉफिट बीइंग ओवरस्टेटेड और रिस्क ऑफ इनकरेक्ट डिस्क्लोजर इन दी अकाउंट्स। आई होप आप फॉलो कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स याद नहीं करने, समझने हैं और कई बार रीड करने। पॉइंट नंबर 7, इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल स्लैश एसओपी। एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, हर कंपनी के काम करने का तरीकेकार, एचआर ऐसे काम करेगा, प्रोक्योरमेंट फंक्शन ऐसे काम करेगा, उसको बोलते हैं एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। रिपीट, इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल्स स्लैश एसओपीज और लैक ऑफ कंट्रोल्स इन सेल्स और परचेज डिपार्टमेंट। क्या रिस्क है जी, देयर इज अ रिस्क ऑफ कंट्रोल्स नॉट बीइंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवली लीडिंग टू ओवरऑल आरओएमएम। क्या हमने ऑडिट रिस्क के थ्योरेटिकल पार्ट में आरओएमएम कवर किया था? जी हां, याद करें, AR इज इक्वल टू ROMM टू DR। ROMM रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, उसके अंदर दो बातें, या तो रिस्क कहां होगा, FS लेवल पर होगा, या तो रिस्क असर्शन लेवल पर होगा। असर्शन लेवल में दो बातें, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क। जी हां, चीजें याद होनी चाहिए। देयर इज अ रिस्क ऑफ कंट्रोल्स नॉट बीइंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवली लीडिंग टू ओवरऑल ROMM इन द अकाउंट्स और सेल्स एंड डेटर्स एंड परचेज एंड पेबल्स। जब सेल्स परचेज में भंड होगा तो सेल्स परचेज की वैल्यू में भी भंड होगा, और जब सेल्स में भंड होगा तो रिसीवल में भंड होगा। इसका मतलब है सेल्स और परचेज का ताल्लुक किस चीज से, रिसीवल से भी है, पेबल से भी है। ओवरऑल ROMM इन द अकाउंट्स और सेल्स एंड डेटर्स एंड परचेज एंड पेबल्स बीइंग ओवर और अंडर स्टेटेड। अगर सवाल में जो गिवन रिस्क है उसको अगर पढ़ के क्लैरिटी नहीं है तो आप बहुत ही सेफली लिख सकते हैं रिस्क ऑफ बोथ अंडर और ओवर स्टेटमेंट। इन द केस ऑफ बैलेंस शीट अंडर ओवर वैल्यूड, इन द केस ऑफ बोथ अंडर ओवर स्टेटमेंट, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 8, ड्यूरिंग द ईयर एम्प्लॉइज वर मेड रिडंडेंट। हमने ब्रांच ऑफिस बंद कर दी, हमने लाहौर ऑफिस बंद कर दिया, हमने मुल्तान ऑफिस बंद कर दिया, हमने 15 बंदे बाहर निकाल दिए। वी मेड देम रिडंडेंट एज पार्ट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग। एग्जांपल, ब्रांच ऑफिस वाज क्लोज। क्या रिस्क है जी, वंस अगेन जब बंदों को रिडंडेंट करोगे, जब रिस्ट्रक्चरिंग करोगे तो प्रोविजन बनाना पड़ेगा। जब वंस अगेन प्रोविजन बनेगा तो चूंकि इसमें एस्टिमेट इन्वॉल्व है, रिस्क ऑफ प्रोविजन बीइंग अंडर और ओवर वैल्यू, ठीक है जी। कभी कभी अंडर ऐसे हो रहा है, ओवर ऐसे चल रहा है, उसके लिए माजरत है भाई, ठीक है जी। There's a risk that because of wrong estimates that provision could be both under or overvalued, or say there is a risk of completeness of provision in the financial statement। हजरात, ये हमने कवर कर ली 8 पॉइंट्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड।